नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। जरा सोचिए कि आप किसी गाड़ी में सड़क पर जा रहे हैं और उस सड़क में अचानक एक गड्ढा बन जाए और आपकी गाड़ी उस गड्ढे में समा जाए तो क्या होगा। इस हफ्ते चेन्नई से एक ऐसी ही तस्वीर देश के सामने आई थी और इस तस्वीर पर हमने एक गहरा विश्लेषण किया था। इसमें हमने सिर्फ चेन्नई की बात नहीं की थी, हमने भारत के हर शहर की सड़कों पर गड्ढों वाली समस्या का स्कैन किया था। सवाल यह है कि भारत में सड़कों की एक्सपायरी डेट वक्त से पहले क्यों आ जाती है और हमारे देश की सड़कें निर्दोष लोगों को सजाए मौत क्यों देती हैं। इसके बाद हम आपको लेह में भारत और चीन की सीमा के पास बसे उन इलाकों में लेकर चलेंगे जहां आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार बिजली आई है। भारत के महानगरों में रहने वाले लोगों को यह सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और शायद इस बात पर विश्वास भी ना हो। आप ये सोचते होंगे कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये 100% सच है। भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बहुत मुश्किल था और इस काम में 70 साल लग गए। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की सोच क्या है और वो अब कितने खुश हैं, ये देखकर आपको आज बड़ा सुकून मिलेगा। ये हमारी स्पेशल डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ है और उनका पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट आप अब से थोड़ी देर में देख पाएंगे। ये आज का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा आपके लिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भुवनेश्वर में रोड शो किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए ओडिशा पहुंचे पीएम का रोड शो एयरपोर्ट से शुरू हुआ। सड़क के दोनों तरफ पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो खत्म होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। कल प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे। ओडिशा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव में हार को स्वीकार न करके और ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। हारे हुए दल ईमानदारी से हार को स्वीकार करें, लेकिन अब वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उस बहाने में ईवीएम की चर्चा हुई है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का स्वर्णिम युग तब आएगा जब केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आगे बढ़ना है। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार होना है। इसलिए अध्यक्ष जी ने कहा आलस्य नहीं करना है। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन की है। रविवार को दूसरा और आखिरी दिन है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के विरोध में भारत ने 17 अप्रैल को पाकिस्तान से होने वाली द्विपक्षीय वार्ता रद्द कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत समुद्री सुरक्षा को लेकर होने वाली थी। इस मीटिंग के लिए कल ही पाकिस्तान मैरीटाइम का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचने वाला था, लेकिन सरकार ने इस दौरे को मंजूरी नहीं दी। हम लोग सारे एफर्ट करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि कुलभूषण जाधव के साथ जस्टिस हो। पाकिस्तान ने कल 14वीं बार कुलभूषण से मुलाकात की भारत की अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद भारत ने वार्ता रद्द करने का कदम उठाया। पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उनको ना तो अपने पिता मुलायम पर भरोसा है, ना ईवीएम पर और ना ही यूपी की जनता पर। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश को जनता का फैसला सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। कि अखिलेश यादव इस सच को कब स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकारा है। 2012 में जिस उम्मीद की साइकिल के नारे के साथ वो आए थे, 2017 में जनता ने उन्हें नकारा। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने जनता को धोखा देकर यूपी में सरकार बनाई। अखिलेश ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम कब खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर कब धोखा दे जाए, कैलिब्रेशन चलते चलते बिगड़ जाए, ये मशीन है, मशीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। लखनऊ में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ किसी भी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है।
यूपी में रामपुर के पास हुए रेल हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। मेरठ से लखनऊ जा रही राज्य रानी एक्सप्रेस रामपुर पहुंचने से पहले डीरेल हो गई। रामपुर से करीब 4 किलोमीटर पहले ट्रेन में अचानक झटके लगे और 8 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। यहाँ पे अभी आए हैं और जो यहाँ की स्थिति है इस पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आएगा अभी आपको फिर बताएंगे। एटीएस की टीम हादसे की वजह का पता लगाने में जुट गई है। एनडीआरएफ और रेलवे की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। यूपी सरकार ने हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जाँच का आदेश दे दिया है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 छात्राएं भी शामिल हैं। हादसा सिंधुदुर्ग के वायरी बीच के पास हुआ। समुद्र में हाई टाइड आने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। 3 छात्रों को स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बचा लिया। कर्नाटक के बेलगाम में मराठा इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 छात्र टूर पर गए थे। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक छात्रों ने टूर पर जाने के लिए मंजूरी नहीं ली थी।